नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने गाजा में हमास के पीएम को मारा, 3 लड़ाकों की भी मौत। नेतन्याहू बोले संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बंधक नहीं छोड़े तो पूरे गाजा को नर्क बना देंगे। इजराइल ने फिर दी हमास को चेतावनी। गाजा में फंसे बंधकों के परिवारों में खौफ। लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद अपनों के लौटने की उम्मीद घटी। ट्रंप और पुतिन में बातचीत के बावजूद नहीं होगा रूस यूक्रेन युद्ध विराम। अब रविवार को सऊदी अरब में फिर होगी चर्चा। कैद सैनिकों को छोड़ेंगे यूक्रेन और रूस। एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर भी नहीं करेंगे हमला। ट्रंप पुतिन की बातचीत में बनी सहमति। 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स। स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट के लिए टूटा था संपर्क। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे वापस। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर हुई सफल लैंडिंग। राष्ट्रपति ट्रंप ने की जमकर तारीफ। रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देशों को घेरा। पाकिस्तान पर भी साधा निशाना। अमेरिकी अदालत ने पलटा ट्रंप का फैसला। ट्रांसजेंडर के सेना में भर्ती होने पर लगी रोक हटाई। और अब आज की खास खबर, जिसका इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा था, वो बातचीत आखिरकार मंगलवार को हुई, मगर जैसी उम्मीद थी वैसा कोई नतीजा सामने नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच फोन कॉल के जरिए बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक चली बातचीत के बावजूद पुतिन ने सीजफायर के लिए फिलहाल सहमति नहीं जताई है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पेश किए गए 30 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को पुतिन ने स्वीकार नहीं किया और न ही पूरे युद्ध विराम को ग्रीन सिग्नल दिया। मगर पुतिन 30 दिन तक यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने के लिए राजी हो गए हैं। गौरतलब है कि 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में रूसी सेना ने मुख्य रूप से यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिकी सरकार के अधिकारी स्टीव विटकॉफ ने बताया है कि रूस यूक्रेन जंग में सीजफायर पर अब रविवार को सऊदी अरब के जेद्दा में बात होगी, जिसमें अमेरिका की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज भी शामिल होंगे। हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ ट्रंप की टीम ने जो महीने भर के पूर्ण संघर्ष विराम की योजना तैयार की थी, उस पर साइन करने से पुतिन ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक पूर्ण युद्ध विराम तभी हो सकता है जब यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारियां मिलनी बंद हो जाएं। रूस ने हाल ही में कुर्स्क के ज्यादातर इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया है, जहां 6 महीने पहले यूक्रेनी सेना का कब्जा था। मंगलवार को ट्रंप पुतिन की बातचीत के कुछ देर बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक आधिकारिक यात्रा पर फिनलैंड के हेलसिंकी पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने के विचार को लेकर यूक्रेन का नजरिया खुला है, लेकिन उन्होंने इस समझौते की दूसरी बारीकियों के सामने आने का इंतजार करने को कहा। ज़ेलेंस्की ने बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन हमले को लेकर पुतिन पर संघर्ष विराम खारिज करने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से व्लादिमीर पुतिन से बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि नतीजे में ऐसा कुछ नहीं निकला जिसके बारे में कोई बड़ा बदलाव किया जा सके। पुतिन ने ट्रंप को सिर्फ इतना दावा करने का मौका दिया कि उन्होंने यूक्रेन में शांति समझौते की तरफ कदम बढ़ा दिया है, ताकि ऐसा ना लगे कि क्रेमलिन ने इस मौके का फायदा उठाया है। पुतिन के इस वादे को ट्रंप अपनी कामयाबी की तरह दिखा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोक दिए जाएंगे। अगर ऊर्जा केंद्रों पर हमले रुकते हैं तो इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, मगर रूस से अमेरिका जो चाहता था, यानी बिना शर्त पूर्ण युद्ध विराम, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। रूसी सरकारी मीडिया में कहा गया है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक बात हुई। क्रेमलिन ने इस बातचीत पर 500 शब्दों का बयान जारी किया है। उस बयान में दोनों के बीच बातचीत के कुछ हल्के पहलुओं को भी जिक्र किया गया है। बयान में एक जगह लिखा है कि दोनों नेताओं ने आइस हॉकी के बारे में भी चर्चा की। ये एक ऐसा विषय है जो रूसी नागरिकों को खूब भाएगा।
इस बातचीत में ट्रंप और पुतिन के मध्य पूर्व में शांति और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। फोन पर बातचीत से पहले कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर कितना दबाव बनाने में सफल होंगे, लेकिन ये बात भी साफ थी कि पुतिन युद्ध विराम में अड़चन पैदा करेंगे। मगर कुछ दिन पहले जिस तरह ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी, पुतिन के साथ ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला है। दोनों देशों के बयानों से पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला। रूस ने यह जरूर दोहराया कि वो शांति चाहता है, लेकिन ड्रोन और बमबारी रोकने की जगह वो इस बात पर बहस कर रहा है कि संभावित युद्ध विराम की निगरानी कैसे होगी। युद्ध विराम के लिए रूस ऐसी शर्तें रख रहा है जिससे यूक्रेन के लड़ने की ताकत और कमजोर हो जाए। एक मांग तो ये भी है कि यूक्रेन को उसके सहयोगियों की तरफ से मिलने वाले हथियार और खुफिया जानकारियों को रोका जाना चाहिए। यूक्रेन के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका फिलहाल ऐसी किसी शर्त को नहीं मान रहा है, लेकिन रूस के लिए यह भी एक अच्छा दिन रहा, एक ऐसा दिन जिसकी ट्रंप के कार्यकाल से पहले कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। बरसों बाद रूस और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हुई है। कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था, फिर जो चीज वास्तव में हमला भी उसे विवाद बना दिया गया। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कही। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देशों को उनके कथित दोहरे मापदंड को लेकर घेरा और मौजूदा विश्व व्यवस्था में कथित असंतुलन का जिक्र करते हुए की मजबूत और निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की वकालत। जयशंकर ने कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी अन्य देश द्वारा किसी क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जे का उदाहरण भारत के कश्मीर से जुड़ा है। हमने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया, लेकिन इस हमले को विवाद बना दिया गया। हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। जयशंकर ने साफ किया कि एक प्रभावी वैश्विक व्यवस्था दुनिया के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी किसी देश के लिए घरेलू शासन व्यवस्था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो देश भी जिनका चरमपंथी रुख है अव्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने अपने पड़ोस में देखा है, जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ ऐसे छोटे पड़ोसी हैं जिन्होंने इस मामले में काफी अच्छा काम किया है। एस जयशंकर ने कहा कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत होती है, वहीं उसी तरह से हमें ग्लोबल सिस्टम की जरूरत है। किसी वैश्विक व्यवस्था के ना होने से सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। वक्त के साथ एक ही देश को लेकर नजरिया बदल जाता है। अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। पहले अफगानिस्तान और तालिबान को परे रखा गया, फिर ओस्लो और दोहा शांति प्रक्रिया का स्वागत हुआ। उस समय उनके लिए सब ठीक था। अब फिर वही लोग कह रहे हैं कि तालिबान अच्छे काम नहीं कर रहा है। जब तालिबान ठीक नहीं कर रहा है तो फिर ओस्लो और दोहा में क्या बात हुई थी? जयशंकर ने पश्चिमी देशों की नीतियों की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि आज दुनिया की व्यवस्था की निष्पक्षता तय करने के लिए हमें एक मजबूत और इंसाफ पसंद संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था के मानकों में कुछ बुनियादी स्थिरता होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पड़ोस में म्यांमार में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ तो इस पर बड़ा ऐतराज जताया गया, लेकिन ऐसे तख्ता पलट यूरोप में लगातार होते रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया के कामकाज के तौर पर तरीके की समीक्षा होनी चाहिए। ये देखना होगा कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने कैसे काम किया है। एक संतुलन बनाना होगा। हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि दुनिया का संतुलन और साझेदारी में बदलाव आ चुका है। हमें एक अलग तरह की बातचीत और नजरिए के साथ आगे बढ़ना होगा। बहरहाल हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।